ओके जी, आई थिंक वी शुड स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। उन लोग के लिए जो मुझे नहीं जानते मैं बता दूं, मेरा नाम इरम है और मेरा CSS 2021 है। टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट का सब्जेक्ट मैंने ऑप्ट किया। फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको ऑप्ट किया तो आई गॉट 62 मार्क्स एंड सेकंड टाइम जब मैंने इसको ऑप्ट किया तो आई गॉट 83 मार्क्स इन दिस। So let's start. And this is our orientation class. We are going to have a regular session from tomorrow onward. In this class, we are going to have an overview how we are going to schedule our session and how we are going to proceed. But in the end, we are also going to cover the simple topic, aim and objectives of town planning and town planning as a multidisciplinary approach. Okay. First of all, जब भी कोई सब्जेक्ट किसी स्टूडेंट ने रखना होता है तो उसको बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। ये सब्जेक्ट रखूं ना रखूं, स्कोर करेगा नहीं करेगा, और टाउन प्लानिंग को लेकर तो बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाई इट शुड बी ऑप्टेड एंड व्हाट आर, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्टेन मिथ्स दैट आर एसोसिएटेड विद स्पेसिफिकली टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। टाउन प्लानिंग का जो सिलेबस है कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो इस ग्रुप के जो और सब्जेक्ट्स हैं जिसमें पब्लिक हेड है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी है, तो उसके कंपैरिजन में टाउन प्लानिंग का जो सिलेबस है वो कम है, वो बहुत कम है सिलेबस। ये सिलेबस बिलीव मी आप जो है 1 वीक के अंदर कवर कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा आपको टाइम लग जाए तो आपको 10 to 12 डेज लग जाएंगे। इससे ज्यादा ये सब्जेक्ट टाइम लेता ही नहीं है। ठीक है। सेकंड रैशनल चीज जो आपको बताएगी कि आपको ये सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए यानी वो ये होती है पेपर पैटर्न की प्रिडिक्टेबिलिटी। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके जो पेपर हैं वो हर साल एक न्यू पैटर्न पे आ रहे हैं। लेकिन अगर आप टाउन प्लानिंग के पेपर्स देखें तो टाउन प्लानिंग के जो पेपर हैं उनके अंदर एक कंसिस्टेंट पैटर्न मिलता है। आप पेपर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप 5 पेपर की अच्छी तैयारी करके उनका एनालिसिस करके अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। सो इट इज, आपको ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पेपर पता नहीं क्या आ जाएगा पेपर में और उसको मैं किस तरह से टैकल करूँ। सो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि पिछले, आप अगर 2016 से काउंट करने का सब्जेक्ट आया है, 2016 से लेकर 2023 के पेपर देखें तो पेपर पैटर्न जो है वो आपको सिमिलर, एग्जामिनर की एक पर्टिकुलर अप्रोच है और वो उसी अप्रोच को फॉलो करता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप सिलेबस को देखें तो सिलेबस को लेकर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है कि टाउन प्लानिंग का जो सिलेबस है इसमें हिडन सिलेबस बहुत ज्यादा है और इसको कवर करना बहुत मुश्किल है, या कोई ये सिविल इंजीनियरिंग टाइप इसके अंदर टर्म्स हैं जो कि कवर करनी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका जो सिलेबस है वो सिंपल है। वो अगर पूछ रहा है पहले आपके पार्ट के अंदर कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं टाउन प्लानिंग के और टाउन प्लानिंग एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है, तो वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिस तरह से आपके पास हाउसिंग का है, ठीक है, उस अर्बनाइजेशन है, उसमें वो करंट पार्ट को लेकर आता है, लेकिन वो जो करंट पार्ट वो इंक्लूड करता है वो भी कंसिस्टेंटली सेम आ रहा है। ठीक है। अच्छा जी, बार बार चैट में मुझे मैसेजेस आ रहे हैं तो प्लीज आप मुझे अभी इंटरप्ट मत करें। मैं आखिर में आपके क्वेश्चंस ले लूंगी और मैं उनको आंसर कर दूंगी। इससे इंटरप्शन हो जाती है तो फिर एक टेम्पो नहीं रहता है। उसके बाद मैं बात कर रही थी कि सिलेबस को समझना आसान है, सिलेबस को कवर करना आसान है। फिर इस सब्जेक्ट की मजे की बात यह है कि ये आपको हेल्प करेगा बहुत सारे और सब्जेक्ट में, लेकिन डिपेंड करता है आपने सिलेबस को कवर कैसे किया। आप सीएसएस का कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं, आपने उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है, आपने उसकी टर्मिनोलॉजीज को समझ लिया है, तो आपको वो मल्टीपल जगह काम आ सकता है। ऐसा नहीं होता कि एक सब्जेक्ट की डोमेन लिमिटेड हो और वो किसी और सब्जेक्ट में आप उसको यूटिलाइज ना कर सकें। हाँ, हमें पता नहीं होता, हमारे पास नॉलेज है और हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे होते। तो मैं आपको साथ साथ सेशन में भी बताती रहूंगी जब भी हम कोई टॉपिक करेंगे कि इस टॉपिक से रेलेवेंट और किस सब्जेक्ट में हम ये इंफॉर्मेशन
यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसे अगर आप देखें तो टाउन प्लानिंग मैंने पढ़ी, मुझे इसने ऐसे में हेल्प किया। ठीक है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी में ये आपको हेल्प करता है। इन्वायरमेंटल साइंसेज के साथ इसका सिलेबस बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है, और कहीं ना कहीं ये आपको करंट अफेयर में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब दैट डजंट मीन कि कुछ 60 to 70% सिलेबस आपका जो है वो करंट अफेयर के साथ ओवरलैप कर रहा है, लेकिन इन्वायरमेंटल साइंसेज के साथ इसकी ओवरलैपिंग ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। तो जिन लोगों ने इन्वायरमेंटल साइंस रखा हुआ है उनके लिए तो मैं कहूंगी कि इट इज बेस्ट कॉम्बिनेशन कि वो साथ में टाउन प्लानिंग को ऑप्ट करें। अगर नहीं भी है तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन ये एक प्लस पॉइंट है। देखिए, मैंने पीएमएस में अपियर हुई, मैंने पीएमएस का एग्जाम दिया। पीएमएस का जो शॉर्ट ऐसे होता है इंग्लिश का, वो हमारा जो है कुछ टॉपिक अर्बनाइजेशन से रिलेटेड था, वो आया हुआ था। तो मेरे पास जो स्टेटिस्टिक्स मैंने टाउन प्लानिंग के लिए याद की हुई थी, आई इम्प्रोवाइज देम देयर। इसी तरह से जो है आपके और कितने सब्जेक्ट होते हैं, करंट, जिस तरह से इन्वायरमेंटल साइंस मैंने बताया, करंट अफेयर मैंने आपको बताया, जनरल साइंस एंड एबिलिटी। जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर तो आप देखें एक क्वेश्चन आता है जीआईएस और रिमोट सेंसिंग का। ये क्वेश्चन आपके ईएस में भी आता है, जीएसए में भी आता है, ये आपके टाउन प्लानिंग में भी आता है। इसके अलावा भी बाकी आप जो टाउन प्लानिंग में पढ़ते हैं, अगर आप डेप्थ में उसको कवर करते हैं तो आपको पता होता है कि इन्वायरमेंटल हैजर्ड क्या हैं, प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, नहीं कर रहे हैं तो फ्लड मैनेजमेंट ठीक नहीं हो पा रही है तो आपकी ऐसे की डायमेंशन कवर होती है, करंट अफेयर की डायमेंशन कवर होती है। ठीक है, तो ये आपको मल्टीपल जगह पे हेल्प करता है। आपको इम्प्रोवाइज करना आना चाहिए। अब कुछ मिथ्स हैं जो किसके साथ अटैच हैं, वो हम देख लेते हैं। देखिए, जब हम कोई सब्जेक्ट ऑप्ट करने लगते हैं तो उसके लिए हमेशा से दो ड्राइव्स होती हैं, एक इंटरनल होती है और एक एक्सटर्नल होती है। ये सब्जेक्ट ऑप्ट करने की बात नहीं है, ये एक जनरल बात है कि कोई भी काम करने के लिए आपको दो तरह की ड्राइव होती है, एक इंटरनल ड्राइव होती है, एक एक्सटर्नल ड्राइव होती है। हम जब सीएसएस में कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं तो हम एक्सटर्नल ड्राइव पे चल रहे हैं, तो दैट्स टू बैड। एक्सटर्नल ड्राइव पर नहीं चलना चाहिए। हम पीयर प्रेशर देख रहे होते हैं, हम सीएसएस की मार्केट देख रहे होते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास इससे रेलेवेंट मटेरियल आसानी से मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, इसका टीचर मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, लोग इसको ऑप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एग्जामिनर ट्रेंड क्या है। ठीक है, हम ये सारी चीजें देख रहे होते हैं, लेकिन बिलीव मी हर चीज यहाँ पर बिकती है। ये ये सीएसएस की भी मार्केट है। ठीक है, इसलिए मैं इवन आपको ये नहीं कह रही कि आप मुझसे टाउन प्लानिंग पढ़ें या ना पढ़ें, मैं आपको ये भी नहीं कह रही कि आप जो है ये कोर्स लें या ना लें। मैं सिर्फ आपको रियलिटी चेक्स बता रही हूँ जो आपको करने की जरूरत है बिफोर यू आर गोइंग टू ऑप्ट एनी सब्जेक्ट। ये मत करें, टीचर मिल जाएगा तो सब्जेक्ट रख लूं, बुक मिल जाएगी तो सब्जेक्ट पढ़ लूं, आसानी से मिल जाने वाली चीजों की तरफ मत जाएं, क्योंकि दे आर नॉट गोइंग टू पे यू इन द एंड। मैंने अब तो देखे, मैं टाउन प्लानिंग पढ़ा रही हूँ और भी बहुत सारे एक दो लोग आ गए हैं मार्केट में, टाउन प्लानिंग पढ़ा रहे हैं, टाउन प्लानिंग की किताब आ गई है मार्केट के अंदर, चीजें अब अवेलेबल होना शुरू हो गई हैं। जब मैंने टाउन प्लानिंग ऑप्ट किया था मैंने अपनी इंटरनल ड्राइव पे इसको ऑप्ट किया था, लेकिन इंटरनल ड्राइव भी जस्ट ये नहीं होनी चाहिए कि आपको एक चीज पसंद आ गई है तो बस पसंद आ गई है। देयर मस्ट बी अ रैशनल रीजन कि आपको वो क्यों अच्छी लग रही। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ड्राइव क्या है। आप, बाज दफा ये होता है, मुझे तो ये होता है कि मैं ये सब्जेक्ट रख रही हूँ तो मैं इसमें यूनिकनेस क्रिएट कर सकती हूँ, मैं इसमें अच्छा स्कोर कर सकती हूँ, आई एम हैविंग एप्टीट्यूड फॉर इट, आई एम गुड एट इम्प्रोवाइजेशन, आई एम गुड एट एनालिटिकल टाइप ऑफ थिंग्स। तो ये चीजें आपने देखनी होती हैं। बाकी अगर आपकी सब्जेक्ट के लिए लाइकिंग है, आपका एप्टीट्यूड है, यू आर गोइंग टू फाइंड मटेरियल, यू आर गोइंग टू फाइंड यूर सेल्फ, यू आर गोइंग टू हेल्प यूर सेल्फ इन। तो ये मिथ्स इसीलिए अटैच हैं, ये सारी बात करने का मकसद ये था क्योंकि मार्केट में इसके लिए मटेरियल नहीं था, टीचर्स नहीं थे। अब चीजें अवेलेबल होना शुरू हो गई हैं, अब जो है ये भी कॉमन होना शुरू हो। बट दैट डजंट ऑल्सो मीन कि ये अब स्कोर नहीं करेगा। मैं आपको कह रही हूँ कि सब्जेक्ट कोई भी स्कोर कर सकता है,
अगर आप उसको टेक्निकली डील करते हैं, अगर आपकी अप्रोच ठीक है वो पढ़ने की। ये ज्यादा हो गया लेकिन दैट वाज इम्पोर्टेंट। हम सेशन की बात कर लेते हैं, हम ये सेशन कैसे कंडक्ट करेंगे। तो हर बंदा बात करता है कि स्मार्ट अप्रोच की तरफ जाएं, स्मार्ट वर्क की तरफ जाएं, बट पीपल आर नॉट गोइंग टू टेल यू कि स्मार्ट अप्रोच है क्या। स्मार्ट अप्रोच का मतलब ये होता है कि आपने आउटलाइन देखनी है, उसके बाद आपने स्टेप वाइज उन टॉपिक्स को कवर करने से भी इवन पहले उसका पैटर्न देखना है। एग्जामिनर उस टॉपिक से रेलेवेंट कौन सी डायमेंशन उठा के दे रहा है, वो आपने अपने पास कंपाइल करने हैं। उन डायमेंशन से रिलेटेड फिर आपने उस सब्जेक्ट का जो डाटा है वो कलेक्ट करना है। और सम टाइम आपको फिर जब जैसे आप इस अप्रोच को अपनाते हैं, आपको पता चलता जाता है कि भाई अगर एग्जामिनर इन डायमेंशन पे चल रहा है तो ये एक डायमेंशन मिसिंग है, तो नेक्स्ट टाइम वो ये भी पूछ सकता है, तो मैं ये भी कवर कर दूँ। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू प्रिडिक्ट फॉर योर सेल्फ। आप जब पैटर्न को समझ लेते हैं ना एग्जामिनर के, फिर आपको समझ आ जाती है कि आपने इस सिलेबस में से पढ़ना क्या है। कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट कवर करना हो इसको इस तरह से कवर करें। और हम भी यही करेंगे। हम जो हमारी आउटलाइन है उसका जो है हर पोर्शन देखेंगे, उस पोर्शन से रेलेवेंट मैं आपको चीजें पढ़ाऊंगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराऊंगी, उससे रेलेवेंट जो क्वेश्चन पास पेपर में आए हुए हैं वो हम देखेंगे। उसमें से एक या दो क्वेश्चन के ऊपर हम क्लास में भी आउटलाइन डेवलप कर सकते हैं। वी कैन डिस्कस कि भाई हमें इस क्वेश्चन को कैसे डील करना था। और बाकी जो रह जाएंगे, वैसे तो पेपर भी काफी कम है, मतलब 2016 से ऑनवर्ड अवेलेबल है, तो इतना ज्यादा नहीं है। तो वो आप खुद डेवलप करेंगे, वो आप खुद जो है उसको डायसेक्ट करेंगे क्वेश्चन को, उसका आप इंट्रो लिखेंगे, उसके आप मेन बॉडी पैराग्राफ के जो आपके मेन हेडिंग्स होंगी वो लिखेंगे, मतलब उसकी एक आउटलाइन बनाएंगे। और फिर वो आप मुझे नेक्स्ट क्लास के अंदर चेक कराएंगे। हम उस क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और इसी तरह से हम प्रोसीड करें। ठीक है, जब हम हाफ सिलेबस कर लेंगे तो मैं आपके मॉक लूंगी। ठीक है, दो आपके हाफ लेंथ मॉक होंगे और एक फुल मॉक। दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर पेपर, प्रेजेंट योर नॉलेज। ठीक है, वो कहते हैं अंदाजे बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। और ऑब्वियसली सीएसएस में तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि हर साल 40,000 कैंडिडेट अपीयर होते हैं, और उनमें से हर कोई अगर एक ही चीज लिख रहा है तो हाउ यू आर गोइंग टू स्टैंड आउट इन दैट। सो यू हैव टू मेक योर सेल्फ डिफरेंट। ठीक है, ये तनवीर आप क्या मैसेज किए जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है, कौन सा व्हाट्सएप का ग्रुप आप बना रहे हैं। अच्छा चलें, सिलेबस को देख लें आप पहले। सबसे पहले आपके पास है डेफिनेशन ऑफ टाउन प्लानिंग, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच एंड रिलेशनशिप ऑफ टाउन प्लानिंग विद अदर प्रोफेशन। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं इस पोर्शन में से, और इस पोर्शन में से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। या वो पूछता है आपसे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाउन प्लानिंग, या वो पूछता है कि टाउन प्लानिंग एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। उसमें वो ये पूछ लेता है कि टाउन प्लानर कैसे लीड करता है अपनी टीम को टाउन प्लानिंग के अंदर। ठीक है, या डिफरेंट प्रोफेशन के लोग किस तरह से इसमें हेल्प आउट करते हैं। फिर उसके बाद आपके पास सेकंड पार्ट है, वो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ अर्बन प्लानिंग। इसमें जो है आपके पास ये है नाइल वैली है, यूफ्रेट एंड टाइग्रिस वैली रीजन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, गंधारा सिविलाइजेशन है। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो आपको वैसे भी पता होनी चाहिए एज अ सीएसएस कैंडिडेट, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, गंधारा की सिविलाइजेशन का। बिकॉज बस बात आ गई तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक मेरी फ्रेंड है सीएसएस, उसने अनफॉर्चुनेटली 2 दफा क्वालिफाई किया लेकिन उसकी एलोकेशन नहीं हो सकी। एनी हाउ,
बता ये रही हूँ कि उसका सब्जेक्ट नहीं था टाउन प्लानिंग, लेकिन उससे इंटरव्यू के दौरान एग्जामिनर ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन किए। तो व्हेन शी सेड कि सॉरी सर, मतलब मैंने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो ही वाज लाइक के ये बहुत मशहूर चीज है, ठीक है, ये हेरिटेज है पाकिस्तान का यहाँ पर, और हमारी हिस्ट्री है सारी सब कॉन्टिनेंट की, यू मस्ट बी नोइंग दैट। तो खैर बता ये रही हूँ कि ये चीज कितनी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आपके पास, और अगर हम टाउन प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ से भी एक सवाल आता है, लेकिन ये इस पार्ट में से जो सवाल देता है वो नोट की फॉर्म में मोस्टली देता है। नोट कहता है 10, यानी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस पार्ट में से। फिर रूरल अर्बन डिफरेंसेस एंड हायरार्की ऑफ सेटलमेंट्स हैं आपके पास, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से वो ऑब्जेक्टिव उठाता है। फिर इनके कॉन्सेप्ट वैसे भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चंस में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है, ठीक है। फिर हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन पाकिस्तान, 5 ईयर प्लान है, ठीक है। अब ये स्टेटिस्टिक्स याद करने के लिए नहीं है, 5 ईयर प्लान जो है इसमें हमने हर साल का जो प्लान है उसका एनालिटिकल एनालिसिस, एनालिटिकल पर्सपेक्टिव में देखना है कि भाई क्या प्लान बनाया गया और वो क्यों फेल हुआ। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए बस एक हमारा जो सेकंड ईयर प्लान था वो ही सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद कोई प्लान हमारा सक्सेसफुल नहीं हो सका। लेकिन अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पार्ट में से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें मैनेजिंग अर्बनाइजेशन, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से इसमें जो सबसे एंड पे आईटीएस है, इस पे तो डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। फिर एनफोर्समेंट है, बिल्डिंग एंड डेवलपमेंटल कंट्रोल, लैंड यूज क्लासिफिकेशन पॉलिसीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ अर्बनाइजेशन एंड हाउ टू मैनेज अर्बनाइजेशन। इसमें थोड़ा सा करंट अफेयर का पर्सपेक्टिव जो है वो डालना जरूरी होता है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो ये ओरिएंटेशन सेशन अटेंड कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ यू किसी भी रीजन की वजह से आई नो सेशन नहीं अटेंड करेंगे। उनको ये पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट को कैसे डील करना है। तो इस पार्ट में आपने स्पेसिफिकली देखना है कि करंट अफेयर के परस्पेक्टिव से क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनको आपने साथ साथ जरूर कवर करना है। और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में, अर्बनाइजेशन को पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में, और फिर कराची में जो मसले हैं अर्बनाइजेशन के, लाहौर में, इस्लामाबाद में इन्फोर्समेंट ड्राइव चलती रही हैं, उस पे क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। बिल्डिंग एंड डेवलपमेंटल कंट्रोल किस तरह से जरूरी होता है, एंड ये किस तरह से अगर ना अप्लाई किया जाए हैजर्डियस हो सकता है, पाकिस्तान में इसकी क्या एप्लीकेशन है। तो ये चीजें जो है ना ये इम्पोर्टेंट है यहाँ। फिर हाउसिंग कम्युनिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाउसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो है 80%, 80 to 90% आप पेपर देखें तो मतलब चांस है कि वो आएगा हाउसिंग से रिलेटेड। इसकी सिर्फ 3 डायमेंशन है जो वो पूछता है। अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम से ही पूछता है, लेकिन उसको वो क्वेश्चन को थोड़ा सा वो ऊपर नीचे कर देता है। कभी ये पूछ लेता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग पाकिस्तान में क्यों मुमकिन नहीं हो सकी है, उसकी रीजंस क्या हैं। कभी ये पूछ लेता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को कैसे मुमकिन बनाया जाए, ठीक है। या पाकिस्तान में जो पास में अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी के प्रोजेक्ट चलते रहे हैं वो कौन कौन से थे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आते रहते हैं। कि जब हम करेंगे टॉपिक तो हम इसको इंशाल्लाह हर एंगल से करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद पब्लिक पॉलिसी अर्बन डिजाइन मैनेजमेंट है, ठीक है। इसमें करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड अर्बन डिजाइन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अर्बन डिजाइन एज अ पब्लिक पॉलिसी एक क्वेश्चन इस पर्सपेक्टिव में आ जाता है, ये आपने करना है। इकोनॉमिक जो है वो अर्बन इकोनॉमिक्स है, और ये बहुत डेप्थ में करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद पॉलिसी एनालिसिस और पॉलिटिकल साइंस से रेलेवेंट ऐसा वो कुछ खास नहीं पूछता है। सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल पॉलिसी एंड प्लानिंग, ये वाला जो पार्ट है ये आपके इन्वायरमेंटल साइंसेस के साथ बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, और जो लोग इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं उनको तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है सच, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी का पूरा टॉपिक आपने उसमें किया होता है। फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और इन्वायरमेंटल स्टेटमेंट वगैरह जो इस किस्म की चीजें हैं वो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, वो किस तरह से की जाती है। अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम है, अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम में जीआईएस आता है, और जीआईएस से रेलेवेंट भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 3 से 4 दफा पेपर में। तो आई थिंक आप लोग को समझ आ गया होगा कि आपने इसको कैसे लेकर चलना। हम अपना पहला टॉपिक कर लेते हैं,
फिर हम एक पास पेपर की आउटलाइन डिस्कस कर लेंगे और फिर मैं आपको नेक्स्ट जो है टॉपिक दे दूंगी। आईटीएस बेटा इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ये लिखा हुआ भी है वहां पे। इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट और मैनेजमेंट के लिए जो आप टेक ओरिएंटेड सिस्टम लगाते हैं उसको आप आईटीएस कहते हैं। इसमें ट्रैफिक इन्फोर्समेंट भी हो सकती है आपकी, प्री चेकिंग कैमराज हो सकते हैं आपके, ई टूल कलेक्शन हो सकती है, मल्टीपल चीजें आती हैं। जी बच्चे ये क्वेश्चन आता है, ये दफा 2 से 3 दफा आया हुआ है आईटीएस का रेलेवेंट क्वेश्चन। अच्छा जी, definition of town planning, goals and objectives of planning. Town planning is a multidisciplinary approach and relationship of town planning with other professions. देखें टाउन प्लानिंग क्या है। टाउन प्लानिंग और अर्बन मैनेजमेंट, टाउन प्लानिंग इज बोथ एज एन आर्ट एंड साइंस। ये आर्ट भी है और ये साइंस भी है। किस चीज का? ऑर्डरिंग द यूज ऑफ लैंड, ठीक है, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज कन्वीनियंस, ब्यूटी एंड सोशल वेल्थ। ठीक है, सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो वैसे जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है। क्या है? is art and science of ordering the use of land in order to maximize convenience, beauty, social welfare, and to guide the growth you can add on. लेकिन अगर वो आपसे 20 मार्क्स का क्वेश्चन ही टाउन प्लानिंग की डेफिनेशन पे पूछ रहा है, देन यू आर नॉट अलाउड कि आप एक सिंपल डेफिनेशन लिख के खत्म कर दें। यू मस्ट बी नोइंग द नेम ऑफ एनी गुड टाउन प्लानर एंड जिसकी डेफिनेशन आप वहां पर कोट कर सकें, जिसकी कोई रेलेवेंट बुक मार्केट में अवेलेबल हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 डेफिनेशंस लिखी हैं। अभी ये डेफिनेशंस भी मैं आपको बताती हूँ कि जब आप कोई चीज याद करते हैं तो आपने करनी कैसे है। अकॉर्डिंग टू जॉन टी हॉवर्ड, टाउन प्लानिंग क्या है? गाइडेंस ऑफ ग्रोथ एंड चेंज ऑफ अर्बन एरिया दैट्स अंडरस्टूड, ये हमने पहले भी बात की। एज सच इट इज aimed at fulfilling social and economic objectives which go beyond in physical form and arrangement of buildings, streets, parks, utilities, and other patterns of urban development. देखो उसने दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर जोर दिया है। कौन से? सोशल एंड इकोनॉमिक। वो कहता है कि फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग तो इम्पोर्टेंट है, दैट अंडरस्टूड, जो कि विजिबल है, हर किसी को पता है, बट इट गोज बियॉन्ड दैट फिजिकल एस्पेक्ट। फिजिकल एस्पेक्ट मतलब आपने बिल्डिंग बना दी, मैप्स बना दिए, बट यू हैव टू इंक्लूड द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एज वेल। और सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जब आप लेते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं कि बिल्डिंग्स को अरेंज कैसे करना है, स्ट्रीट पार्क एंड यूटिलिटीज को कैसे प्रोवाइड करना है लोगों के लिए, और अर्बन डेवलपमेंट का पैटर्न आपने क्या रखना है। तो जॉन टी हॉवर्ड इज फोकसिंग ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बियॉन्ड दी फिजिकल ऑब्जेक्टिव और फिजिकल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। इस जब कोई चीज याद कर रहे होते हैं ना तो उसको किसी, तो क्या कहते हैं, चंक की फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है हमारा माइंड और सेव करता है। ठीक है, तो उसको किसी चंक की फॉर्म में सेव करें। यू आर नॉट बाउंड कि आप उसको जो है रूट मेमोराइजेशन करें, क्रैमिंग करें, वो आपको कभी भी पेपर में याद नहीं आएगी क्योंकि आपने इतना कुछ पढ़ लिया होगा उसके बाद। फिर उसके बाद है जी थॉमस एडम कहता है आर्ट ऑफ प्लानिंग द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अर्बन कम्युनिटीज विद जर्नल ऑब्जेक्ट ऑफ, मतलब ऑब्जेक्टिव होगा यहाँ पर सिक्योरिटी, हेल्दी एंड सेफ लिविंग, सॉरी, वर्किंग कंडीशन। आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सिक्योरिटी है, हेल्थ है, सेफ लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। अब ये जो बात कर रहा है ये सोशल एस्पेक्ट की ही बात कर रहा है, लेकिन ये इस सोशल एस्पेक्ट को डिफरेंट तरीके से एलैबोरेट कर रहा है। टी हॉवर्ड ने सोशल यूटिलिटीज की बात की थी, जैसे बिल्डिंग की अरेंजमेंट, स्ट्रीट, पार्क, यूटिलिटीज, अदर पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। ये इंडिविजुअल सिक्योरिटी, उसकी हेल्थ की, उसकी लिविंग और वर्किंग कंडीशन की बात कर रहा है। कैसे आपने ये देनी है? इस तरह से कि एफिशिएंट और कन्वीनियंट सर्कुलेशन हो। सर्कुलेशन किस चीज की होती है? सर्कुलेशन आप ट्रांसपोर्ट रूट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं,
कनेक्टेड रोड के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपस में जो बिल्डिंग्स होती हैं डिफरेंट काइंड की, उनको कनेक्ट करके प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं वो आपने ये सिक्योरिटी हेल्दी लिविंग कंडीशन कैसे देनी है, एफिशिएंट सर्कुलेशन सिस्टम बना। देखें, इस तरह से आपको याद रहेगा कि टी हॉवर्ड और एडम की डेफिनेशन में क्या फर्क था। तीसरी चीज वो क्या कहता है कि आपने साथ साथ एस्थेटिक ब्यूटी के ऊपर भी फोकस करना। You are not only bound to focus on the security, health, and working condition, you also have to take into account the natural beauty of that town. तो इन दी एंड कंक्लूड वो भी इसी बात पे कर रहा है कि आपने सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ को फोकस करना है। फिर इसी तरह से लेविस मम्फोर्ड की डेफिनेशन है, वो कहता है कि ह्यूमन एक्टिविटी की कोऑर्डिनेशन होती है। शहर जो हैं वो बजरी रेत सीमेंट से नहीं बनते हैं, वो लोगों से बनते हैं। ठीक है, और लोग जो हैं वो क्या करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं उनकी कोऑर्डिनेशन से सिटी की प्लानिंग होती है। ठीक है, तीन चीजें होती हैं, तीन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी एरिया के जिसको आप डेवलप कर रहे होते हैं। वहां की प्लेस, वहां के लोग, वहां का वर्क। प्लेस क्या है, फिजिकल एस्पेक्ट है। लोग क्या है, लोग सोशल एस्पेक्ट है। वर्क क्या है, वर्क आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। ये सुने अभी, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। बेसिक्स आपकी अच्छी हो जाएंगी तो टाउन प्लानिंग कोई मुश्किल नहीं है। मीनिंग, फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक, ये तीन पिलर्स हैं, ये तीन एस्पेक्ट हैं जिनके ऊपर आपने फोकस करना है। और हर डेफिनेशन में वन इन सेम, एक, सॉरी, एक ही चीज कही जा रही है बार बार। तो इसमें आप देख लें, वो कह रहा है कि आपने जो है वेरियस एलिमेंट के जो रिलेशनशिप हैं उनके दरमियान में एक बैलेंस को मेंटेन करना है। लोगों को रहने के लिए अच्छी जगह मिलनी चाहिए, वर्किंग कंडीशंस अच्छे होने चाहिए, इंडस्ट्रियल प्लांट्स हो, मार्केट हो, वाटर वर्क्स हो, ड्रेनेज सिस्टम हो। ठीक है, और सिटी की जितनी भी नीड्स हैं वो पूरी हो रही हो। साइंस कैसे है, इसकी ये साइंस है क्योंकि इसमें हम डेटा एनालिसिस करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स को आपस में कोरिलेट करते हैं। कोरिलेशन जो होता है वो किसका होता है, अभी हमने पहले पीछे डेफिनेशन में पूरी बात की। कोरिलेशन बिल्डिंग्स का होता है, कोरिलेशन वहाँ के जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं उनका भी होता है, और जो वहाँ पे सोशल एलिमेंट्स हैं उनका भी होता है, जो इकोनॉमिक एलिमेंट्स हैं उनका भी होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट हमने क्या करना है, ऑब्वियसली डाटा कलेक्ट होता है। डाटा किसके बारे में, एपिडेमोलॉजी होती है, डेमोग्राफी होती है, ठीक है, टोपोग्राफी होती है, ग्रोथ ट्रेंड्स होते हैं। ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं, ये हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर हम नीड्स को स्टडी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं। सॉरी फॉर द वॉइस, जस्ट होल्ड ऑन। तो प्लानिंग इज बोथ एंटिसिपेटरी एंड रिएक्टिव इन नेचर। आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करके उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं, या कोई मसला आपको दरपेश होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान अपनी सिटी को मॉडिफाई करने के लिए प्लानिंग करते हैं। तो इस सारी चीज में आप क्या कर रहे होते हैं, आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, और प्रॉब्लम को आप सॉल्व हाइपोथेटिकली कर रहे होते हैं, एम्पिरिकली कर रहे होते हैं। एज अ साइंस आपको उसको लेके चल रहे होते हैं, बट स्टिल इट इज एन आर्ट एज वेल। आर्ट कैसे है कि बिल्डिंग को डिजाइन करना, पब्लिक स्पेसेस को डिजाइन करना। ठीक है, बिल्डिंग को जो डिजाइन करते हैं वो आर्किटेक्ट होते हैं, जो पब्लिक स्पेसेस को डिजाइन डिजाइन करते हैं ओवरऑल वो अर्बन डिजाइनर्स होते हैं। ठीक है, और एक एरिया का पूरा एक मॉडल बनाना, एक मैप बनाना, ये सारी चीजें क्या हैं, ये एक आर्ट है। ठीक है, तो टाउन प्लानिंग इज साइंस एज वेल एज आर्ट। और प्लानिंग की फाउंडेशन जो है वो तीन चीजों पर है, पीपल, वर्क एंड प्लेस। फिर इसके बाद ये आपके पास देखें गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं टाउन प्लानिंग के। ये अभी आपको मैं ब्रीफली बताऊंगी। ठीक है, जस्ट टू गिव एन आइडिया कि हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, तो आप इसको देख लें कि हम ये टाउन प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इनको मैं आपको डिस्कस करूंगी आपके साथ, लेकिन वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
अभी आप सिर्फ ये देख लें कि ये होते क्या है। सिटी की ग्रोथ के लिए होती है प्लानिंग, ऑब्वियसली जैसे मैंने बात की कि जब से शहर बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, तो आपने उसको गाइडेड ग्रोथ करनी है। बिकॉज आप गाइडेड ग्रोथ नहीं करेंगे तो वो अनगाइडेड हो जाएगी, और जब वो अनगाइडेड होती है तो स्लम्स डेवलप होते हैं, ठीक है, एनक्रोचमेंट डेवलप होती हैं, ठीक है, सैनिटेशन के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, अर्बन एस्थेटिक डिजाइन इम्पैक्ट होता है, लोगों की लिविंग कंडीशन खराब होती हैं। ठीक है, तो मतलब गाइडेड ग्रोथ के लिए हमें प्लानिंग की जरूरत होती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए, हेल्दी कंडीशन को मेंटेन करने के लिए आपको प्लानिंग की जरूरत होती है। डिजास्टर को मिटिगेट करने के लिए आपको प्लानिंग की जरूरत होती है। डिजास्टर कैसे मिटिगेट करते हैं, या आप जैसे जैसे आप टाउन प्लानिंग को फर्दर पढ़ते जाएंगे, इनिशियल जो आपके टॉपिक्स हैं उनकी क्लैरिटी आपकी बढ़ती जाएगी। डिजास्टर को देखें, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल रिपोर्ट जो बनाते हैं वो पढ़ेंगे, जब आप जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को पढ़ेंगे, जब आप ये पढ़ेंगे कि रोल जियोग्राफर का, इन्वायरमेंटलिस्ट का क्या होता है, तो आपको समझ आ जाएगी कि डिजास्टर को कैसे मिटिगेट कर रहे हैं हम टाउन प्लानिंग के जरिए। ऑब्वियसली जब आप प्लान कर रहे होते हैं शहर को, तो आप देखते हैं कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया तो नहीं है यहाँ। ये एरिया जो है, अगर बहुत ज्यादा रिच इन मिनरल्स है, तो यहाँ पर आप रेजिडेंशियल एरिया तो नहीं बना सकते हैं। इट्स बाउंड फॉर इंडस्ट्रियल एरियाज, यहाँ पर माइनिंग होगी, ठीक है। फिर इकोनॉमी ऑफ द नेशन जो है, क्योंकि 85% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो सिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं आपकी, ठीक है। राइट यूज ऑफ लैंड, ऑब्वियसली सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग है वो रिसोर्सेज हैं जो कि अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, तो उसका अगर राइट यूज करेंगे तो हमारे लिए सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। कन्वीनियंस होती है, इजी हो जाता है। प्लानिंग देखिए, टाउन प्लानिंग है ना, प्लानिंग के साथ आप कोई भी काम करते हैं तो वो काम करना आपके लिए आसान हो जाता है। इधर वो आपकी स्टडी है, इधर वो कोई इंटरटेनमेंट है, इधर आपका ट्रिप है, कोई भी चीज है, प्लानिंग के बगैर तो कुछ नहीं होता। So it add to convenience, then it add to individuality of the town as well. देखें, हर जो सिटी है, टाउन है, उसकी एक अपनी एंट्रेंस होती है, उसकी बिल्डिंग का एक अपना डिजाइन होता है, ठीक है। आप इवन बाहर कंट्रीज को तो छोड़ दें, एक सिटी से दूसरे सिटी जाए ना, तो कभी भी वो बंदा वहां पर जो है ज्यादा वहां के इन्वायरमेंट को पसंद नहीं करता। एडजस्ट हो जाते हैं लोग, बट आप मोस्टली लोगों के मुंह से सुनेंगे कि इस्लामाबाद वाली जगह नहीं है ये, या जो लाहौर का होगा वो कहेगा कि लाहौर जैसा मजा नहीं है यहाँ। वाई? बिकॉज जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ होती है वहाँ किसी भी टाउन की, और जो वहाँ पे पैटर्न होता है सर्कुलेशन का, ट्रांसपोर्ट का, आप एक जगह के इतने आदी हुए होते हैं कि आपको एडजस्ट करने में, उसको समझने में डिफिकल्टी होती है। फिर इनोवेशन होती है, जाहिर है आप जब प्लानिंग करते हैं तो उसमें आप इनोवेशन भी करते हैं। बिल्डिंग की डिजाइन में कितनी ज्यादा इनोवेशन हो रही हैं, वर्टिकल ग्रोथ का कॉन्सेप्ट आ गया है, ठीक है। कितने हाइट पे टावर्स बन रहे हैं। आज से कुछ अगर अरसा पहले देखें तो ये चीजें जो हैं आपको लगता था कि प्रोबेबल है, नहीं लगता था, लेकिन अब हो रहा है। इस तरह से इनोवेशन आती हैं। फिर उसके बाद सस्टेनेबिलिटी का इम्पैक्ट है, सोशल इक्विटी आप इससे होती है। सोशल इक्विटी मतलब इंक्लूजन, ठीक है। आप अगर देखें तो जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज होती हैं उनमें भी लो इनकम हाउसिंग की जो को प्रेफर किया जाता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज होती हैं, बहुत सारे कंट्रीज में तो होती हैं, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं भी होती। लोग मैनिपुलेट भी कर लेते हैं रूल। बट हाउ इट इज हाउ के सोशल इक्विटी को हम मेंटेन करते हैं, सोशल इंक्लूजन को हम मेंटेन करते हैं, लोग इंटेग्रेट होते हैं, और शहर जो है वो अडॉप्ट करता है इंक्रीजिंग डिमांड्स के साथ, एनवायरमेंट की, या क्लाइमेट चेंज के साथ भी आप कह सकते हैं, वेदर चेंजिंग वेदर कंडीशन के साथ।